अभी जो आपने सुना वो एक पैशाचिक भाषा में पढ़ा गया मंत्र था जो आर्द्र म्लेच्छ के अनुयायी प्रयोग करते हैं। आज हमें अपने शोध के मध्य एक YouTube वीडियो मिला जो 6 वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने अपलोड किया था। यद्यपि उस व्यक्ति ने जिस प्रकार की अंग्रेजी का प्रयोग किया है वो विशुद्ध अंग्रेजी भी नहीं है आज की प्रचलित शैली में, और मुझे लगता है कि किसी अफ्रीकन भाषा का समावेश करते हुए उसने कहा है। अनाम म्लेच्छ और आर्द्र म्लेच्छ के विषय में उसने कुछ बातें कही हैं। यद्यपि उन बातों में एक बहुत बड़ा हिस्सा मैथोलॉजी का है और उन बातों से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन कम से कम इस व्यक्तित्व के विषय में वो जागरूक था और उसने वीडियो बनाया था। यद्यपि उस वीडियो को 6 वर्षों में मात्र 1700 लोगों ने देखा है, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है। और आप इस वीडियो को रोककर, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, हमारा यह जो अनुभाग आप देख रहे हैं, इसको रोककर YouTube पर जाएं। मैं जो कह रहा हूं उसको सर्च करें। जो सर्च करना है उस शब्द को मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। ADRAMELECH स्पेस ENN स्पेस SATANIA आर्द्र म्लेच्छ इन सैतानिया, इस शब्द को आप सर्च करें। आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आर्द्र म्लेच्छ का एक यंत्र दिया हुआ है और उसका एक मंत्र दिया हुआ है। लगभग 1 घंटे तक उस मंत्र को दोहराया गया है। यद्यपि उस मंत्र के भी अधिक श्रोता नहीं है, लगभग 2000 श्रोता ही होंगे इतने वर्षों में। लेकिन जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, जब मैंने ये श्रृंखला प्रारंभ की थी तो मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि इस प्रकार की बातें भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। मतलब आर्द्र म्लेच्छ का यंत्र मंत्र इत्यादि भी लोगों ने सार्वजनिक किया है किसी किसी माध्यम से। ये मुझे उस समय संज्ञान नहीं था। जो कि मेरा जो शोध है उसका 80% हिस्सा अपने साधनात्मक माध्यम से और प्रकाशित पुस्तकों के अध्ययन के माध्यम से है। 20% हिस्सा इंटरनेट से प्राप्त होता है। इसीलिए मैं इंटरनेट पर अधिक सर्च करके या इंटरनेट पर अधिक क्या कहते हैं उसको, वीडियो इत्यादि अन्य कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के देखकर अपनी बातें नहीं कहता हूं। इसीलिए कई बार मेरी कही बातों में कुछ बातें तो अन्य लोगों से मिलती जुलती मिलेंगी तथ्यात्मक दृष्टि से, लेकिन बहुत कुछ बातें हैं जो नवीन मिलेंगी आपको, जो नई मिलेंगी, या जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो PDF के रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं इंटरनेट पर। ऐसे भी बातों को आप इस अनुभाग में सुन रहे होंगे। तो जो हम इन के विषय में बता रहे थे, इन क्या है? पैशाचिक भाषा के मंत्रों को वो लोग इन कहते हैं, ENN। तो इन जो है वो आर्द्र म्लेच्छ को प्रसन्न करने के लिए जिस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उस प्रकार के मंत्रों का एक उदाहरण हमने आपको बताया। आर्द्र म्लेच्छ के अभियान को बढ़ाने के लिए एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में बहुत सी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करती थी, जिसमें एक संस्था आर्य समाज भी थी, प्रार्थना समाज भी, ब्रह्म समाज भी और सत्यशोधक समाज भी। जो महादेव गोविंद रानाडे का प्रार्थना समाज या सत्यशोधक समाज, या इधर राजा राम मोहन राय वाला ब्रह्म समाज जो पहले आत्मीय सभा के नाम से भी कुछ दिन चला था, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज, या DAV समूह जो लाला हंसराज इत्यादि ने स्थापित करवाया था। और DAV समूह में दयानंद एंग्लो वैदिक ये रखा गया था। DAV जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? दयानंद एंग्लो वैदिक, मतलब ये वेदों को पुराणों से तोड़ना चाहते थे, लेकिन वेदों को अंग्रेजियत से जोड़ना चाहते थे, इसीलिए एंग्लो वैदिक शब्द का प्रयोग किया। श्रुति स्मृति पुराणोक्त बातों पर हम निष्ठा रखते हैं, श्रुति स्मृति पुराण इस क्रम से हम अनुसरण करते हैं शास्त्रीय परंपरा का। लेकिन इन्होंने एंग्लो वैदिक अपनाया, इन्होंने अंग्रेजियत और वेद को एक साथ दिखाने का प्रयास किया। पुराणों को वेदों के साथ दिखाने का प्रयास नहीं किया, अपितु पुराणों को तो एक सिरे से दयानंद ने अप्रामाणिक ही कहना प्रारंभ किया। पुराण उपपुराण ये सब मिथ्या जाल ग्रंथ हैं, ऐसा उसने कह दिया था। तो एक दल कार्य करता था। इस दल में अलग अलग पीढ़ियों के 32 लोग सम्मिलित थे। 32 लोगों में जो 32वां नाम है वो जब इसमें सम्मिलित हुआ तो ये दल बिखरने लगा। ऐसे तो पिछली पीढ़ी के लोग मरते गए थे, लेकिन इस दल के क्रियाकलापों में एक अवरोध आया।
वो 32वां नाम किसका था ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उस 32वें नाम से जुड़े हुए कुछ और रहस्य भी वर्तमान में समाज को उद्वेलित कर रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहला नाम इसमें है हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की। हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की जो थी वो एक रशियन महिला थी और ये भारत में बहुत ही रहस्यमयी घटनाओं को प्रसारित करने में प्रसिद्ध मानी गई है। हम इस पूरे नाम को बार बार नहीं बोल सकते, नाम बड़ा है, उच्चारण में कठिनाई हो सकती है, लोगों को याद रखने में भी कठिनाई हो सकती है। इसीलिए इस महिला को हम मैडम ब्लावात्स्की कहेंगे या मैडम एचपीबी कहेंगे। एचपीबी या ब्लावात्स्की किसका नाम है? हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की का नाम है। तो इस दल में 32 लोग थे इस ब्लावात्स्की के अतिरिक्त। उसमें पहला था राजकुमार पावेल दोरोगोरुकी। ये पावेल दोरोगोरुकी जो था ये फ्रीमेसन का एक सदस्य था और फ्रीमेसन्स की रोसिक्रूशियम धारा का था। जिन लोगों को रोसिक्रूशियन के बारे में नहीं पता है वो म्लेच्छराज अनुभाग के पुराने वीडियो को आप देखें, तब उनको रोसिक्रूशियन फ्रीमेसन्स के बारे में पता चलेगा। ये रोसिक्रूशियंस कौन थे, कहाँ से आए थे, इनका लक्ष्य क्या था, इनकी क्रियाकलाप की गतिविधियाँ क्या थी, हम पहले बता चुके हैं। तो रोसिक्रूशियन फ्रीमेसन्स के लिए कार्य करता था कौन? ये जो राजकुमार था पावेल दोरोगोरुकी, और इसके पास अपना एक पुस्तकालय था। उस पुस्तकालय में पैशाचिक शक्तियों को जगाने के लिए बहुत सी विद्याएं बताई हुई थी, वो पुस्तकें वहाँ रखी हुई थी, बहुत सी पांडुलिपियाँ थी इसके पास, और उन पांडुलिपियों में म्लेच्छराज की उपासना से संबंधित बातों को वर्णित किया गया था और उसी संग्रह का प्रयोग करके ये लोग अपने पैशाचिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। ये कहाँ का था? ये रूस का था और ये हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की, मैडम ब्लावात्स्की का, एचपीबी का एक ग्रेट ग्रैंडफादर था, मतलब ये परदादा था। इन बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा। इस दल में पहला नाम ये राजकुमार का था। दूसरा प्रिंस अलेक्जेंडर गोटिल्सिन। हाँ, प्रिंस अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर रशियन उच्चारण में थोड़ा अंतर हो जाता है, इसलिए मेरे संकेत की त्रुटि का आप क्षमा करेंगे। गोलिट्सिन ये एक रूस का प्रसिद्ध ऑकल्टिस्ट रहा है। ये पैशाचिक शक्तियों को समन करने में, डेमोनिक समनिंग्स में इसका बड़ा हाथ था और ये भी फ्रीमेसन्स का सदस्य था। और इसी ने मैडम एचपीबी को इस बात के लिए बचपन से तैयार किया, उत्प्रेरित किया, उसके परदादा के पुस्तकालय में रखे हुए उन पैशाचिक ग्रंथों के माध्यम से कि तुम पूरे विश्व में घूमो और इस प्रकार का संगठन बनाओ, इस प्रकार के लोगों को अपने साथ जोड़ो जो तुम्हारे अभियान में सहयोगी हो सकते हैं। तीसरा व्यक्ति था अल्बर्ट रॉसन। ये अमेरिका का था। पहले दो तो रूस के थे, ये तीसरा व्यक्ति अमेरिका का था। ये एचपीबी के साथ यात्रा में सम्मिलित रहता था, मतलब एक कंपेनियन चाहिए ना, हम सफर चाहिए, यात्रा कैसे करेंगे, अकेली महिला उतने प्राचीन समय में कैसे यात्रा करेगी, तो ये उसका हम सफर बनकर चलता था। इसका नाम था अल्बर्ट रॉसन और 1950 तक इसने एचपीबी का सक्रियता से साथ दिया। ये सब पिछली पीढ़ी वालों की बात है। पॉलस मोटामोन जो था वो एचपीबी का गुरु भाई था। मिस्र की राजधानी काहिरा, जिसको कायरो भी कहते हैं, जहां पर अयवास ने हुरपारक्रात के मंत्री की हैसियत से, हुरपारक्रात मतलब द लॉर्ड ऑफ साइलेंस, उसकी जो बातें हैं, उसका जो संदेश था उसको पहुंचाया था एलिस्टर क्रॉली तक। और इस विषय में हम आपको म्लेच्छराज के अनुभाग 11, 12, 13 इत्यादि में बता चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस अनुभाग को आप सीरियली देखेंगे, क्रमशः देखेंगे, तब बातें समझ में आएंगी। अचानक से कोई मेरे वीडियो इस्कॉन पर देख ले, उसको लगेगा मैं गौड़ीय संप्रदाय का विरोध कर रहा हूं, जबकि इस्कॉन गौड़ीय संप्रदाय है ही नहीं। गौड़ीय संप्रदाय बिल्कुल अलग है। इस्कॉन एक एनजीओ ने हाइजैक किया है गौड़ीय के रूप, चिन्ह और परंपरा को। आर्य समाज के कोई वीडियो देखेगा तो उसको लगेगा कि मैं तो आर्य समाज का विरोधी हूं, मैं दयानंद का विरोध कर रहा हूं, उसको बुरा लगेगा। लेकिन जो सीरियली सारी बातों को देखेगा वो समझेगा कि ये कोई एक वीडियो नहीं है, ये वीडियो सीरीज है, ये डॉक्यूमेंट्री मैं जो आपको दे रहा हूं, ये कहां से इसका कनेक्शन, कहां से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। तो कायरो ही वह शहर था जहां पर अयवास को
भेजा गया था कथित रूप से। आइवास का चित्र भी हमने पिछले अनुभागों में सार्वजनिक किया हुआ है। एलिस्टर क्रॉली का भी चित्र हमने पिछले अनुभागों में सार्वजनिक किया हुआ है। तो जिस समय आइवास ने एलिस्टर क्रॉली को मृच्छराज का संदेश दिया, उस संदेश के 123 महीने के बाद, जस्ट आफ्टर 123 मंथ्स, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। और उसी कायरो शहर में पढ़ा करती थी कौन? HPB। हालांकि मैडम ब्लावात्स्की जब पढ़ती थी उसके बाद कायरो में आइवास ने एलिस्टर क्रॉली को मृच्छराज का संदेश दिया था। लेकिन HPB के साथ कुछ लोग और जो वहां पढ़ते थे, मतलब वो जो पैशाचिक विद्याओं का अध्ययन करते थे, उसमें एक व्यक्ति का नाम था रॉसन और एक व्यक्ति का नाम था पालोस मेटामोन। और पालोस मोटामोन जो है एक बहुत ही मतलब निपुण व्यक्ति हुआ, एक बहुत ही पहुंचा हुआ सिद्धहस्त हुआ इन विद्याओं में अपने सभ्यता में। फिर एक व्यक्ति का नाम था अगार्दी मेत्रोविच। अगार्दी मेत्रोविच हंगरी का था, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया के कारण ही विश्व युद्ध पहला प्रारंभ हुआ। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ये पहले संयुक्त देश के रूप में जाने जाते थे, बाद में विभाजन हो गया था। तो हंगरी जो है उस देश का, जिन लोगों को हंगरी के बारे में नहीं पता उनको बता दूं कि भारत से बनी हुई पहली कार जो मारुति 800 के नाम से लॉन्च की गई थी, मतलब वो मारुति कंपनी ने बनाया था। और भारत में सबसे पहले मारुति 800 को किसने खरीदा था? तिरुपति बालाजी ट्रस्ट वालों ने, TTD ने खरीदकर तिरुपति बालाजी को चढ़ाया था, मतलब वो कार उनको दी गई थी। और पहली कार जो विदेश में एक्सपोर्ट की गई थी वो हंगरी में की गई थी, जहां तक मुझे जानकारी है। अस्तु, तो ये तो अतिरिक्त जानकारी हो गई, इसका इससे कोई संबंध नहीं था, बता दिया, मुझे याद आया। तो अगार्दी मेत्रोविच जो था वो हंगरी में गायक था और ये रेडिकल कार्बोनरी नाम का एक संस्थान वहां चलता था, उसका एक सदस्य हुआ करता था। तो 1950 ईस्वी में अल्बर्ट रॉसन जब अस्वस्थ होने लगा और मैडम HPB के साथ लंबी यात्राओं को करने में समर्थ नहीं रहा, तो फिर अगले 10 सालों तक HPB के साथ यात्राओं को करने के लिए भेजा गया अगार्दी मेत्रोविच को। और साथ साथ ये दक्षिणी और पूर्वी यूरोप की यात्राओं में विशेष करके HPB का ये साथ देता रहा। इसके बाद इटली के एक व्यक्ति का नाम आता है जो HPB के लिए एक मेंटर का काम किया करता था। HPB को मैं इतना महत्व क्यों दे रहा हूं, इसको आप तब समझेंगे जब ये पता चलेगा कि HPB के कारण कितनी हत्याएं हुई हैं, HPB के कारण कितने नरसंहार हुए हैं। तो मैडम ब्लावात्स्की का दयानंद के साथ क्या संबंध था और उसका वैश्विक राजनीति पर या धार्मिक जगत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको समझने के लिए इन सभी लोगों को जानना जरूरी है। तो HPB के साथ पूर्वी और दक्षिणी यूरोप की यात्राओं में हंगरी का एक ओपेरा सिंगर था, वो साथ में रहता था, जो रेडिकल कार्बोनरी नामक दल के लिए भी काम करता था और उसका नाम था अगार्दी मेत्रोविच। इसके बाद एक और व्यक्ति है जो इटली का था, ये तो हंगरी का था, इटली का मैं बता रहा हूं, जो मेंटर रहा HPB का, वो मेत्रोविच और सॉथेरन के साथ भी रहता था। मेत्रोविच जो जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, अगार्दी मेत्रोविच हंगरियन का, उसका भी मेंटर रहा और HPB का भी मेंटर रहा। इसका नाम था मजीनी, गियोसेप्पे मजीनी। तो गियोसेप्पे मजीनी जो था वो इटली का, मतलब वो एक प्रकार से प्रोफेट मान लो तुम। इटली में जो राष्ट्रवाद की विचारधारा बढ़ी इटली की राजनीति में, उसका प्रोफेट माना जाता है किसको? मजीनी को, गियोसेप्पे मजीनी। इसके बाद पोलैंड का एक व्यक्ति था, पोलैंड का एक कबालिस्ट, मतलब एक प्रकार से वहां क्षेत्रीय तांत्रिक था, कबालिस्ट, जिसे ऑकल्टिस्ट होते हैं वैसे कबालिस्ट होते हैं। तो ये पोलिश था, मतलब पोलैंड का था, और ये HPB के साथ कायरो में मिला और इसका नाम था लुई मैक्सिमिलियन बैम्स्टाइन। और बाद में ये अल्जीरिया चला गया। इसका ये पोलैंड का कैबलिस्ट था, तांत्रिक, ये बाद में अल्जीरिया चला गया, वहां पर ये पढ़ाने लगा तंत्र विद्या। इसका नाम था लुई मैक्सिमिलियन बैम्स्टाइन और वहां पर जाकर इसने अपना नाम बदला। इसने तंत्र विद्या सीखी कहां से थी? कायरो से, मिस्र के काहिरा शहर से, कायरो में इसने तंत्र विद्या सीखी थी। किसके साथ सीखी थी? HPB के साथ सीखी थी। और ये मैडम HPB का ये गुरु भाई एक प्रकार से लगा। और ये जो लुई मैक्सिमिलियन बैम्स्टाइन था, ये बाद में चला गया कहां? अल्जीरिया। वहां पर ये तंत्र विद्या सिखाने लगा। और इसके पास तंत्र विद्या सीखने कौन आते थे? इसके पास तंत्र विद्या सीखने के लिए द मदर मीरा अल्फासा आती थी, जो अरविंदो के साथ मिलकर मातृ सदन की स्थापना करती है। मीरा अल्फासा पर हम अरविंदो स्पेशल एपिसोड में बता चुके हैं। मीरा अल्फासा का पहला विवाह कैसे हुआ? एक पेंटर से हुआ, फिर वो तलाक उसको देकर एक
फौजी से विवाह करते हुए फौजी फ्रीमेसन्स का सदस्य था, और उस फौजी ने इसी अल्जीरिया में आकर मैक्स थियन नामक एक व्यक्ति से तंत्र विद्या सीखी थी, और मैक्स थियन ने ही परिचय कराया था मीरा अल्फासा का उसके दूसरे पति से। और यही मैक्स थियन पहले लुई मैक्सिमिलियन बाइमस्टाइन के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसने अपना नाम अल्जीरिया में जाकर मैक्स थियन कर लिया था। तो ये जो पॉल एंटनी रिचर्ड था, वो जो मीरा अल्फासा का दूसरा पति था, और मीरा अल्फासा भी उसकी दूसरी पत्नी थी, ये दोनों मैक्स थियन के ही शिष्य थे, और मैक्स थियन इनको तंत्र विद्या सिखाया करता था। और मैक्स थियन वास्तव में कौन था? पोलैंड का रहने वाला एक तांत्रिक जिसका नाम था लुई मैक्सिमिलियन बिमस्टीन, यही था मैक्स थियन। और मैक्स थियन गुरु भाई किसका था? मैडम HPB का। और उसी शहर में ये लोग तंत्र विद्या सीखा करते थे, मिस्र की राजधानी काहिरा में, जहां पर ऐवास ने अल्स्टर क्रॉली को मृक्षराज का संदेश 3 दिनों तक दिया था। अब कनेक्शन समझ में आ रहा है तुम लोगों को? खैर, अब इसके बाद पर्शिया का एक राजनेता, साथ ही उसको वहां के धार्मिक सुधार आंदोलन का जनक भी माना जाता है। ये 30 साल तक HPB के साथ यात्राएं करता रहा पूरे मुस्लिम जगत में, मिडिल ईस्ट में इसने HPB को घुसाने में बहुत काम किया है। इसका नाम क्या था? जमाल अल-दीन अल-अफगानी। जमाल अल-दीन अल-अफगानी पर्शिया का था, फारसी था, मतलब फारसी मूल का था, और इसने इस्लामी जगत में मैडम HPB को घुसाने में बहुत सहयोग किया, और ये 30 साल ब्लावात्स्की के साथ HPB के साथ काम किया है। फिर एक नाम आता है इजिप्ट के ही, मिस्र के ही एक जर्नलिस्ट का, जिसको पेरिस में, मतलब उसको निकाल दिया गया था बाद में, वहाँ की सरकार ने, मिस्र की सरकार ने उसको निकाल दिया गया था, क्योंकि उसकी गतिविधियां सामने आने लगी थी और लोगों के सामने उसके रहस्य खुलने लगे थे। ये चेला किसका था? इसी अल-अफगानी का चेला था, जो जमाल अद-दीन अल-अफगानी जो था पर्शिया का, उसी का चेला था, उसी का शिष्य था जेम्स सानुआ, जो मिस्री था। और मिस्र में वो जर्नलिज्म किया करता था, पत्रकारिता किया करता था, लेकिन इसको वहाँ से निकाल कर वहाँ की सरकार ने बाहर भेज दिया था, और ये फिर पेरिस में अपना जीवन बिताता है। याद रखेंगे, मीरा अल्फासा का जन्म भी पेरिस में हुआ था, यद्यपि वो भी मिस्री और तुर्की मूल के यहूदी परिवार से थी, और मिस्री मूल की जो एक उसकी ब्लड लाइन थी, वहाँ से उसका जन्म हुआ था, लेकिन जन्म पेरिस इत्यादि में बताया जाता है उसका। और वहीं पर फिर जेम्स सैनिया पूरी जिंदगी बिताता है, जो मिस्री व्यक्ति था और जो जमाल अल-दीन अल-अफगानी का चेला था। इसके बाद रसिया के ही एक व्यक्ति का नाम आता है, जो सानुआ का बड़ा निकटवर्ती मित्र था। ये जो जेम्स सानुआ के बारे में हमने बताया, जो मिस्री था ना, अफगानी का चेला, उसका एक परम मित्र था जिसका नाम था लीदिया पास्कोव। तो लीदिया पास्कोव एक रूसी लेखक था, और एक मतलब शोध करता था, खोजी व्यक्ति था, एक्सप्लोरर था एक प्रकार का ये। और ये जो जेम्स सानुआ का मित्र था लीदिया पास्कोव, ये भी HPB के साथ मिलकर इस संगठन में काम करता था। फिर HPB के साथ एक व्यक्ति मिलता है, ऑटोन लियाटो। ऑटोन लियाटो HPB के साथ न्यूयॉर्क में मिलकर काम कर रहा था, और मास्टर हिलेरियन के नाम से इसका वर्णन कहीं कहीं संकेत में किया है HPB ने। इसके बाद कैथनेस की काउंटेस, जैसे काउंट होता है ना, काउंट ड्रैकुला को जानते हैं कि नहीं आप लोग? काउंट ड्रैकुला भी एक व्यक्तित्व हुआ करता था, जिसके विषय में बहुत सी रहस्यमयी बातें चलती हैं। वो एक शासक हुआ करता था काउंट ड्रैकुला, और उसके विषय में कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं, लेकिन 80% बातें मैथोलॉजी में आती हैं, लेकिन 20% बातें सच हैं। वो एक वास्तविक व्यक्ति था। तो काउंट और काउंटेस, जैसे लॉर्ड एंड लेडी, एम्परर एंड एम्प्रेस, किंग एंड क्वीन, ड्यूक एंड डचेस, ऐसे कहीं कहीं वर्णन आता है ना। तो वैसे काउंट एंड काउंटेस मेल फीमेल के लिए, तो ये काउंटेस कहाँ की थी? कैथनेस की थी, और ये मैरी इसका नाम था। लेकिन ये फ्रांस के लोगों को आर्थिक रूप से बहुत मदद करती थी, और ये फारस के आध्यात्मिक गुरुओं के वहाँ बहुत आती थी, लेकिन अध्यात्म तो वहाँ है नहीं, हमने आपको सरलता में बताने के लिए कह दिया। स्पिरिचुअल वहाँ शब्द प्रयोग करेंगे उसके लिए, वो स्पिरिट्स पर विश्वास करते हैं ना। तो स्पिरिट्स एक्चुअली आत्मा का पर्याय नहीं हो सकता है। स्पिरिट की अवधारणा बिल्कुल अलग है, आत्म तत्व की अवधारणा बिल्कुल अलग है। स्पिरिट कैन बी मर्ज एंड ओमनिफाइड विथ गॉड, बट आत्मा कैन बी मर्ज एंड ओमनिफाइड विथ ब्रह्म, अद्वैत दृष्टि से। खैर, इस विषय पर बाद में आएंगे, या आवश्यकता पड़ेगी तो छोड़ भी देंगे। तो मैरी जो थी, कैथनेस के काउंटेस के रूप में जिसकी सत्ता चली थी, वो भी HPB को बहुत कोऑपरेट करती है। इसके बाद एक नाम आता है ब्रिटेन के शोधकर्ता, लेखक का,
और बाद में जो एक थियोसोफिस्ट भी बना था उसका नाम था सर रिचर्ड बर्टन। सर रिचर्ड बर्टन ब्रिटेन का एक लेखक था, शोधकर्ता था, खोजी व्यक्ति था। ये भी एचपीवी के साथ मिलकर काम करता था। इसके बाद अल्जीरिया का अमीर, जैसे वहाँ शेख होते हैं, अमीर होते हैं, अभी कतर के अमीर के साथ कैसे मोदी जी एकदम तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए कर रहे थे। तो इसका नाम था, अल्जीरिया के अमीर का नाम था अब्देल कादेर। तो अब्देल कादेर को निकाल दिया गया था अल्जीरिया से। ये दमस्कस में जाकर फिर अपना काम आगे बढ़ाने लगा और ये सूफी बन गया, फ्रीमेसन से भी चला गया। और इसकी मित्रता किससे थी? ब्रिटेन के खोजी सर रिचर्ड बर्टन से। तो सर रिचर्ड बर्टन की मित्रता किससे थी? एचपीवी से थी। और दूसरी ओर उसकी मित्रता थी अल्जीरिया के निर्वासित अमीर जो दमस्कस में रहता था, अब्देल कादेर से। तो अब्देल कादर ये दोनों मित्र हो गए। तो ये सब कड़ियाँ कैसे, ये सब मैंने लिखकर शोध करके क्रॉस वेरीफाई करके फिर अपने पास लिखकर डॉक्यूमेंटेड करके रखा है, वहीं से मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ब्रिटेन का एक राजनेता, राजनीतिज्ञ कहें उसको, कूटनीति विशारद, जिसको डिप्लोमेट भी कहते हैं, जैसे भारत में सुषमा स्वराज एक डिप्लोमेट की हैसियत से काम करती रही, अभी एस जयशंकर काम कर रहा है डिप्लोमेट की हैसियत से, कुछ मामलों में शशि थरूर इत्यादि भी डिप्लोमेसी निभाए हैं बहुत मामलों में। तो ऐसे ही ब्रिटेन का एक डिप्लोमेट इजिप्ट में काम करता था जो अफगानी के साथ मिला हुआ था। अफगानी कौन? वही जो पर्शिया का एक धार्मिक सुधार आंदोलन का नेता बना हुआ था, जमाल अद्दीन अल अफगानी, जो जेम्स सेनुआ का गुरु था और जेम्स सेनुआ लिदिया पास्को का मित्र था। ये सब एचपीवी के ही ग्रुप के लोग हैं। तो ये जो व्यक्ति था ब्रिटिश डिप्लोमेट इजिप्ट में जो रहता था, उसका नाम था राफेल बॉर्ग। और राफेल बॉर्ग जो है वो 1870 से लेकर 1880 तक, जिस समय दयानंद, सत्यार्थ प्रकाश इत्यादि पर बहुत सक्रियता से कार्य कर रहा था, उस समय ये एचपीवी के साथ बहुत सक्रियता से कार्य कर रहा था भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को बढ़ाने के लिए। मिस्र से सपोर्ट दे रहा था ये भारत में उस संस्था के गतिविधियों को। और ये कायरो में ही जो फ्रीमेसन्स का लॉज था, कायरो मैसोनिक लॉज, यहाँ वो काम करता था, यहाँ उसकी सक्रियता थी अफगानी के साथ मिलकर, राफेल बॉर्ग जो ब्रिटिश डिप्लोमेट था। इसके बाद एक नाम आता है अमेरिकी स्पिरिचुअलिस्ट का, और इसका नाम था जेम्स पेवेल। जेम्स पेवेल ही वो व्यक्ति था जिसने आर्य समाज को और थियोसॉफिकल सोसाइटी को एक करने में जी जान लगा दी थी। जेम्स पेवेल, जेम्स पेवेल्स एक अमेरिकी था और वहां पर वो लेक्चर दिया करता था स्पिरिचुअलिटी पर। तो स्पिरिचुअलिटी पर लेक्चर देते देते वो दयानंद से जुड़ा और एचपीवी से तो पहले से जुड़ा हुआ था। तो उसको यह समझ में आया कि वस्तुतः दयानंद जो करना चाहता है वही तो एचपीवी भी करना चाहती है। दयानंद जिस चीज को लागू करवाना चाहता है भारत में, जिस बात को लेकर ये चल रहा है, हम भी उसी को लेकर चल रहे हैं। इसीलिए हम दोनों को साथ में हाथ मिला लेना चाहिए। तो मैडम ब्लवात्स्की को दयानंद सरस्वती के साथ जोड़कर आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी के गठबंधन में एक बहुत बड़ा हाथ किसका रहा? जेम्स पेवेल्स का। इसके बाद एक ब्रिटिश व्यक्ति का नाम है जो इमिग्रेंट था, न्यूयॉर्क में रहता था, ये भी जर्नलिस्ट था और ये भी फ्रीमेसन्स का सदस्य रहा, बहुत प्रोमिनेंटली उसके लिए काम करता था। रोसिक्रूसियन सोसाइटी का भी सदस्य रहा और ये एक समाजवादी व्यक्ति था और रोशन के साथ भी इसका बहुत निकटवर्ती संबंध रहा था। और ये व्यक्ति फाउंडिंग मेंबर भी रहा थियोसॉफिकल सोसाइटी का। इसका नाम था चार्ल्स सॉथरन। चार्ल्स सॉथरन एक ब्रिटिश आप्रवासी था जो न्यूयॉर्क में रहता था। फिर मॉस्को के एक जर्नलिस्ट का हम नाम लेना चाहेंगे। इस रूसी का नाम था मिखाइल कातकोव। तो मिखाइल कातकोव एक मतलब ये प्रकाशक था, मतलब एचपीवी जो लिखती थी उसको रसिया में प्रकाशन के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से प्रिंट करके लोगों तक पहुंचाने का काम था इसी रूसी जर्नलिस्ट का। मॉस्को में इसका हेडक्वार्टर था। इसका नाम था मिखाइल कातकोव। और भारतीय रेवोल्यूशन में, इंडियन रेवोल्यूशन में फ्रांसीसी सहयोग के माध्यम से राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी करने में, कॉन्स्पिरेटर था नहीं ये, तो राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी करने में मिखाइल कातकोव का नाम बहुत कुख्यात है। भारतीय राजनीति को रूसी प्रभाव में लेने के लिए इसने फ्रांस से मदद ली थी और फ्रांसीसी लोगों के सहयोग से इसने भारत में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया था। इसका नाम था मिखाइल कातकोव और यही मैडम ब्लवात्स्की के लेखों को, उसकी विचारधारा को रूस में प्रसारित करने का काम करता था by printing them in Russian language।
इन नामों को आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, लेकिन चूंकि इस विषय को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते, एक एक व्यक्ति पर भी एक एक वीडियो बन सकता है, लेकिन अब आपको हम नाम बता दे रहे हैं, उसकी लोकेलिटी बता दे रहे हैं, उसके काम बता दे रहे हैं। मतलब ये नाम है, ये उसका जन्मस्थान या कार्यक्षेत्र रहा, और ये उसका मुख्य केंद्र बिंदु रहा कार्य का। तो ये सब आप 3 बातें जान गए, 3 बातों से आप फिर उसकी पूरी कुंडली निकाल सकते हैं। इसके बाद नाम आता है इसमें हमारे और आपके लाडले प्यारे स्वामी दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज का संस्थापक रहा और जिसको एक समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है, उसका संगठन जुड़ता है, आर्य समाज जुड़ता है थियोसॉफिकल सोसाइटी थे, इस व्यक्ति का नाम आया। इसके बाद एक और आर्य समाजी का नाम आया जो कि बहुत धनी व्यक्ति था, और ये ऑक्सफोर्ड में जाकर पढ़ाई लिखाई किया था और वहाँ पर कुछ भाषणबाजी भी किया था। बाद में ये एक अतिवादी राजनीतिक नेता के रूप में भी उभरा था, और इसने आर्य समाज को खूब पैसा दिया। इसने आर्य समाज के साथ साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी खूब पैसा दिया, और इसने वो पैसे कई बार सोने में दिए, नॉट इन करेंसी बट इन गोल्ड। इसका नाम था, आप जानते होंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। कश्मीर के महाराज, जिसको वेदांत विशारद भी ये लोग मानते हैं, और इसका नाम था रणवीर सिंह, ये कश्मीर का राजा। इसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों के रहने, खाने, आने जाने के खर्चे को स्पॉन्सर किया था। रणवीर सिंह महाराजा ऑफ कश्मीर। ऐसा नहीं कि केवल म्लेच्छराज के अभियान को आगे बढ़ाने में जिन लोगों ने साथ दिया है वो लोग केवल विदेशों से ही आए थे, पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कुल खानदान के राज परिवारों से जुड़े लोग, कोई रूसी राज परिवार से है, कोई ऑस्ट्रियन राज परिवार से है, कोई कहीं का राजा है, कहीं का प्रिंस है, कहीं का इमाम है, कहीं का अमीर है, अल्जीरियन अमीर, रशियन प्रिंस, इंडियन किंग, सब जुड़े हुए थे ना, अलग अलग सत्ताधारियों के माध्यम से ये सारा अभियान आगे चल रहा था। तो कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को खर्चे के कारण अपना काम न रोकना पड़े, इसकी जिम्मेदारी ली थी और खूब पैसा देकर उसको स्पॉन्सर किया था। इसके बाद एक और नाम आता है सरदार ठाकर सिंह संधानवालिया। इसने सिंह सभा की ये की थी, स्थापना की थी। ये सिख हुआ करता था। सरदार ठाकर सिंह संधानवालिया ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की पंजाबी शाखा थी, जो सिंह सभा का इसने गठन किया था। ये मैडम HPB की जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसका पंजाबी संस्करण था। ये सिंह सभा का संस्थापक ये भी इसमें जुड़ा हुआ था। तो इसमें हिंदू लोग भी थे, रणवीर सिंह जैसे लोग और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे लोग। इसमें ऐसे लोग भी थे जो खुद को हिंदू तो नहीं मानते थे उस रूप में, लेकिन आर्य के रूप में स्थापित करते थे, जैसे दयानंद सरस्वती जैसे लोग। इसमें क्रिश्चियंस भी लगे हुए थे, इसमें यहूदी भी लगे हुए थे, इसमें रूसी भी थे, इसमें फ्रांसीसी भी थे, इसमें अमेरिकन भी थे, इसमें ब्रिटिश भी थे, इसमें अल्जीरिया के लोग भी थे, इसमें मिस्री लोग भी थे, इसमें तुर्की के लोग भी थे, इसमें ईरानी लोग भी थे। समझ रहे हो तुम कैसे ये संगठन आगे बढ़ा है। इसके बाद इसमें इंदौर के होलकर महाराज भी सम्मिलित थे। तो ये जो है वो न्यूयॉर्क से HPB के गतिविधियों को माइग्रेट करके भारत में स्थापित करने में होलकर के तात्कालिक महाराज का बहुत नाम था, बहुत काम रहा। और ये TS के साथ, मतलब TS मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ एक सीक्रेट अलायंस में थे ये होलकर के महाराज उसमें। इसके बाद सिंह सभा का एक को फाउंडर जो था, जो कि संधानवालिया का बड़ा परम मित्र था, उसका नाम था बाबा खेम सिंह बेदी। तो बाबा खेम सिंह बेदी जो है वो ठाकर सिंह के साथ, सिंह सभा के संस्थापक के साथ मिलकर ब्रिटेन की सत्ता के विरुद्ध भी कई बार गतिविधियों में लिप्त पाया गया था। अब देखो बात ऐसी है कि एक और ये लोग ब्रिटेन की सत्ता का विरोध करते थे क्रांतिकारी स्वतंत्रतावादी आंदोलनों के माध्यम से, किंतु दूसरी ओर ब्रिटेन की सत्ता का जो मूल उद्देश्य था भारत को ईसाईयत की ओर ढकेलना, उसके लिए भी थियोसॉफिकल सोसाइटी इत्यादि के साथ मिलकर ये कार्य किया करते थे। बाहर से ये स्वतंत्रता सेनानी लगते थे, अंदर से ये हिंदू धर्म के जो सनातनी शास्त्रीय परंपरा है उसके विरुद्ध कार्य करते थे। तो इससे क्या होता था कि जो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध ही हैं वो भी इन लोगों के प्रभाव में आकर
अंग्रेजों का विरोध करने के बहाने ही सही, लेकिन अपनी कुल परंपरा से दूर होते जाते थे। मूल उद्देश्य वही है कि हम अपनी सनातन परंपरा से दूर होते जाएं, अपनी शास्त्रीय आर्ष मर्यादा से दूर होते जाएं। इसी को कभी गुड़ खिलाकर, कभी जहर चटाकर, जैसा व्यक्ति माहौल देखे उस प्रकार से ये लोग करते रहते थे। इसके बाद एक और नाम आता है सरदार दयाल सिंह मजीठिया। ये जो था पॉलिटिकल लीडर था पंजाब में और एक सिख व्यक्ति था। ये एक फिलेंथ्रोपिस्ट था, एक परोपकारी कर सकते हैं, लोकोपकारी व्यक्ति। वहाँ एनजीओ टाइप का ये चलाता था, ये भी इसमें जुड़ा हुआ था। इसके बाद एक बंगाली का नाम आता है। कश्मीरियों का बता दिए, मराठियों का बता दिए, गुजरातियों का बता दिए, कृष्ण वर्मा इत्यादि का, और पंजाबियों का बता दिए, इधर मध्य प्रदेश वालों को बता ही दी। अब बढ़ते हैं बंगाल की ओर। यहाँ पर था एक व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये बंगाली व्यक्ति था और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने में इस व्यक्ति का बड़ा हाथ था। और अलकॉट को, कर्नल अलकॉट कौन है, इस पर भी हम बाद में आएंगे। उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दयानंद सरस्वती के जीवन में। तो कर्नल अलकॉट के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में, जिसमें एओ ह्यूम भी रहा, उसमें ये महादेव गोविंद रानाडे जो प्रार्थना सभा का रहा संस्थापक, उसका भी बड़ा उसमें हाथ माना जाता है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो बंगाली रिफॉर्मर माना जाता है उसको, जो कि मजीनी से बड़ा प्रभावित रहा। मजीनी कौन है? मजीनी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। गुसिप्पे मजीनी जो था वो इटली का एक प्रोफेट माना जाता है नेशनलिज्म के क्षेत्र में, और एचपीबी का मेंटर था। मेट्रोविच का भी मेंटर था। मेट्रोविच कौन था? अगार्दी मेट्रोविच, जो हंगरी का ओपेरा सिंगर था। रेडिकल कार्बोनारी का जो सदस्य भी रहा, और दक्षिणी और पूर्वी यूरोप में एचपीबी के साथ ये घुमा करता था। तो उसका ये मजीनी का ये बहुत समर्थक था, उसके विचारों से बहुत प्रभावित था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये भी इसमें घुसा हुआ था। इसके बाद अब हम श्रीलंका की ओर चलते हैं, बौद्धों की ओर। इसमें बौद्धों का एक दल घुसा हुआ था, जो सिंहली बौद्धों का बड़ा धर्मगुरु था, मठाधीश था। उसका नाम था सुमंगल उनानसे। तो सुमंगल उनानसे जो था वो बौद्धों का एक बहुत बड़ा धर्मगुरु हुआ करता था श्रीलंका में। और ये व्यक्ति इतना प्रभावी था उस क्षेत्र में थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इसको अपने उपाध्यक्ष की मानद उपाधि दे रखी थी। मतलब वो उपाध्यक्ष भले नहीं था, लेकिन उपाध्यक्ष के लेवल का अधिकार सम्मान उसको दिया गया था। किसको? सुमंगल उन्नान्से को। ये बौद्धों का एक बड़ा धर्मगुरु श्रीलंका में हुआ करता था। इसके बाद एक नाम आता है अंग्रेजों के गुप्तचर का, जिसके कारण तिब्बत में बहुत खून खराबा हुआ। इसका नाम था, यह भी बंगाली था, शरत चंद्र दास। शरत चंद्र दास के विषय में भी आपको इंटरनेट पर बहुत कुछ मिल जाएगा, हमने नाम बता दिया। और ये कर्नल ऑलकॉट का बहुत घनिष्ठ मित्र था, परम मित्र था शरत चंद्र दास, जो बुद्धिज्म पर रिसर्च करने के नाम से गया था, उस आड़ में तिब्बत गया था, और उसके तिब्बत जाने से बहुत दुष्प्रभाव हुए थे। क्या क्या हुए थे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद सिक्किम का एक बौद्ध लामा, इसका यहाँ पर नाम आता है उग्येन ग्यात्सो। उग्येन ग्यात्सो के साथ जो घटनाएं घटित हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहीं, और ये शरत चंद्र दास का सहयोगी था। जब शरत चंद्र दास तिब्बत में जाकर रिसर्च कर रहा था, ये सब तिब्बत गए क्यों थे, रिसर्च करने गए क्यों थे, ये समझ रहे हो? ये सारे अलग अलग लोग, कोई किसी समाज की स्थापना कर रहा है, कोई किसी एनजीओ का स्थापना कर रहा है, कोई कहीं पॉलिटिकली लेक्चर दे रहा है, कोई कहीं गायक है, कोई कहीं जर्नलिस्ट है, कोई शोध करता है, कोई कहीं का अमीर है, कोई राजा है, कोई प्रिंस है। मतलब ये अलग अलग डाइवर्सिटी देखो तुम, इनके कार्यक्षेत्र कितने अलग अलग थे। कोई कहीं कॉलेज में पढ़ा रहा है, कोई कहीं गायक है, कोई कहीं पर चित्रकार है, कोई कहीं पर फौजी है, कोई कहीं पर राजा है, कोई कहीं पर सन्यासी के रूप में चल रहा है। मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क प्लेसेज, डाइवर्सिटी ऑफ नेशनलिटी एंड रेसिज्म, अलग अलग रेस का, अलग अलग भाषा का, अलग अलग धर्म या मत या पंथ मजहब का, ये कितना उलझा हुआ था। लेकिन एक मृच्छराज अम्ब्रेला के अंतर्गत सब काम कर रहे थे। तो शरत चंद्र दास के साथ, अब शरत चंद्र दास तो बौद्धों के विषय में ज्यादा नहीं जानता था, बंगाली था, तो बंगाल के विषय में जानेगा, तिब्बत के विषय में तो उतना नहीं जानेगा। लेकिन तिब्बत किससे लगा हुआ है? सिक्किम से लगा हुआ है, और बंगाल लगा हुआ है सिक्किम से। उसमें हालांकि अनडिवाइडेड बंगाल प्रोविंस बहुत बड़ा था, उसमें आज का उड़ीसा भी आ जाता है, उसमें आज का आसाम भी बहुत भाग आ जाता है, उसमें पूरा बांग्लादेश आता है, आज का पूरा बंगाल आता है, उसमें झारखंड बिहार के भी बहुत से भाग आ जाते हैं। तो अनडिवाइडेड बंगाल प्रोविंस बहुत बड़ा था, सिक्किम भी उससे लग जाता था। तो बंगाल की जो
सिक्किम से लगने वाली सीमा है, वहां की संस्कृति बंगाल की उड़िया सीमा से थोड़ी अंतर पड़ेगी, बंगाल की बिहारी सीमा से थोड़ा अंतर पड़ेगा, बिहार का वो भाग जो झारखंड से लगता है उसकी भाषा शैली में अंतर है, उसके संस्कृति में अंतर है, बंगाल की वह सीमा जो नेपाल से लगती है या उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से लगती है उसकी संस्कृति भाषा में अंतर पड़ेगा। तो बंगाल का जो मूल बंगाली स्रोत है वो शरत चंद्र दास के पास तो था, लेकिन तिब्बत का भाव उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो तिब्बत में जाकर अपना काम बढ़ाने के लिए इसने सिक्किम के एक बौद्ध लामा का सहयोग लिया जिसका नाम था उज्ञान ग्यात्सो, और उज्ञान ग्यात्सो इसके साथ तिब्बत गया था। वहां पर इन लोगों की भेंट हुई थी पंचेन लामा के प्रधानमंत्री से। वहां जो लामा सब होते हैं अलग अलग, वहां पंचेन लामा क्या होता है इसके विषय में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो पंचेन लामा का प्रधानमंत्री जो तिब्बत में था उसका नाम था सेंगचेन तुलकू, और सेंगचेन तुलकू ने ही शरत चंद्र दास को तिब्बत में एंट्री दी थी, उसके रहने खाने का प्रबंध किया था, जो कि बड़े पद पर था, वो पंचेन लामा का प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो सेंगचेन तुलकू ने उज्ञान ग्यात्सो के रेफरेंस पर शरत चंद्र दास को तिब्बत के एक मठ में प्रवेश करवाया था जिसका नाम था ताशिल हुनपो मठ। तो ताशिल हुनपो मठ में क्या हुआ, जब इसने शरत चंद्र दास को घुसाया तो उसको पता नहीं था कि शरत चंद्र दास को भेजा किसने है, उसके आने का उद्देश्य क्या है, वो यहां पर करना क्या चाहता है। ये ब्रिटेन का एक गुप्तचर भी था, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत गुप्तचरी भी करता था शरत चंद्र दास, और साथ साथ ही मैडम एचपीवी से भी मिला हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी के परोक्ष सहयोग के माध्यम से। तो शरत चंद्र दास के कारनामे और उसका उद्देश्य जब वहां पर पंचेन लामा के लोगों को ताशिल हुनपो मठ में पता चला तो उन लोगों ने अपने प्रधानमंत्री को मरवा दिया। और आप जब पढ़ेंगे कि सेंगचेन तुलकू को कितनी निर्दयता से मारा गया तो आपकी हड्डियां तक कांप उठेंगी, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो ये सब लोग हो गए, कितने लोग हो गए इसमें हम फिर से नाम पढ़ के बताते हैं। प्रिंस पावेल दोरगोरुकी, ये पहला। दूसरा प्रिंस अलेक्जेंडर गोलित्सिन, दूसरा। तीसरा अल्बर्ट रोशन, ये पहले दो रूसी थे, तीसरा अमेरिकी था। चौथा था पाउलोस मेटामोन। पांचवा था अगार्दे मेत्रोविच, ये हंगरियन था। छठा था ग्यूसेप्पे मजीनी जो इटालियन था। सातवां था लुई मैक्सिमिलियन बेमस्टेन, यही बाद में मैक्स थियन बन गया था, ये पॉलिश था, पोलैंड का था लेकिन अल्जीरिया चला गया था। फिर आठवां था जमाल अद्दीन अल अफगानी, ये पर्शियन था। फिर था जेम्स सानुआ, ये मिस्री था। फिर लिदिया पास्कोव, ये रूसी था। 10 हो गए। ऑटोन लियाटो, ये साइप्रस का था, साइप्रस एक द्वीपीय देश है। फिर मैरी थी काउंटेस ऑफ कैथनिस, ये हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हो गए। इसके बाद हम देखते हैं सर रिचर्ड बर्टन, ये ब्रिटेन के थे। फिर अब्दुल कादिर, ये अल्जीरियन इमिर था जो बाद में दमस्कस में रहा। फिर राफेल बॉर्ग, ये ब्रिटिश डिप्लोमेट था इजिप्ट में। जेम्स पेबल्स, ये अमेरिकन स्पिरिचुअलिस्ट रहा, इसने आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी को एक करवाने में साथ दिया था। और सिंघली जो बौद्ध थे उनको भी ये साथ लेकर आया था। 14 हो गए, ये 16 हो गए। फिर चार्ल्स सादरन, ये जो या सोथेरन जो भी इसका उच्चारण पढ़ेंगे, ये इंग्लिश इमिग्रेंट था न्यूयॉर्क में। फिर मिखाइल कातकोव, ये मॉस्को का था। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भारत के आर्य समाज संस्थापक। 20 लोग हो गए। फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा, गुजराती। रणबीर सिंह, कश्मीरी। सरदार ठाकर सिंह संधानवालिया, पंजाबी। होलकर का राजा, इंदौर मध्य प्रदेश वाले। भाई गुरमुख सिंह, पंजाबी। बाबा खेम सिंह बेदी, पंजाबी। सरदार दयाल सिंह मजीठिया, पंजाबी। सुरेंद्रनाथ बनर्जिया, बंगाली। तो कितने हो गए? 3 और 3 6 और 2 8, 28 हो गए। इधर 28 लोग हो गए। और ये सुमंगला उनासे सरदार, ये बौद्ध था, सिंघली बौद्ध था, श्रीलंकाई बौद्ध था। उज्ञान ग्यात्सो, ये सिक्किम का बौद्ध था। शरत चंद्र दास, ये बंगाली था। और सेंगचेन तुलकू, ये तिब्बती बौद्ध था जो पंचेन लामा का प्रधानमंत्री था। ये 32 लोग इस दल में थे। 33वें व्यक्ति के रूप में इन लोगों ने एक व्यक्ति को अपने दल में सम्मिलित करने का प्रयास किया, श्रृंगेरी के तात्कालिक शंकराचार्य। अब आपको लगेगा झटका। तो मैडम एचपीवी ने तिब्बत के अपने अभियान के बाद श्रृंगेरी के शंकराचार्य से, जो उसमें तात्कालिक शंकराचार्य थे श्रृंगेरी के, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया था। और उस समय
श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने इन लोगों को उतना महत्व नहीं दिया था जितने इन लोगों को अपेक्षा थी, क्योंकि अलग अलग धर्म मत मतांतर पंथ के लोगों से ये लोग जुड़े हुए थे, अपने क्रियाकलापों को आगे करवाते आ रहे थे। तो इन लोगों को लगा कि हम लोग हर जगह प्रभाव अपना कर लेंगे, लेकिन इसमें ये पूर्णतया सफल नहीं हुए। तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य से इन लोगों ने जब पत्र व्यवहार किया तो वहां से अपेक्षित सहयोग इनको नहीं मिला। धीरे धीरे करके कुछ पुराने लोग मरते गए और कुछ लोगों को मारा गया, कुछ लोग अपने महत्वाकांक्षा के कारण दूर होते गए, जैसे कि दयानंद सरस्वती जैसे लोग। और फिर यह संगठन धीरे धीरे प्रत्यक्ष सक्रियता से पीछे छूटते रहा। टीपू सुल्तान के समय या मराठा सैनिक जब परशुराम भाव इत्यादि के नेतृत्व में लड़ते थे, उस समय घटना घटित हुई थी। श्रृंगेरी के तात्कालिक शंकराचार्य ने टीपू सुल्तान से मदद मांगी थी। इस बात को लेकर बहुत विवाद होता है सनातनी जगत में, और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम अवश्य मानते हैं श्रृंगेरी के मठ के लिए कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप अगर इतिहास के पन्नों को पलटें और अगर टीपू सुल्तान के विषय में आपको प्रामाणिक जानकारी चाहिए तो आपको पढ़ना चाहिए एक लेखक को, विक्रम संपत। विक्रम संपत ने टीपू सुल्तान के विषय में बहुत ही गहरा शोध करके अपनी जान को खतरे में डालकर भी बहुत प्रामाणिक बातों को सार्वजनिक किया है। तो आप विक्रम संपत को पढ़ या सुन सकते हैं अगर उनके पुस्तकें और वीडियो उपलब्ध हों आपके पास तो। और हालांकि कोई भी लेखक हो 100% सनातन धर्म के अनुकूल लिख रहा है या नहीं लिख रहा है ये तो शास्त्रीय समीक्षा का विषय है, लेकिन ऐतिहासिक जानकारियों के लिए विक्रम संपत अभी एक रिलायबल सोर्स हैं जो टीपू सुल्तान के फील्ड में अच्छा शोध कर चुके हैं। तो क्या हुआ था कि मराठी सैनिकों में एक बहुत रुझान रहा आक्रामकता के साथ लूटमार करने का, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। और इस बात का अच्छा लाभ उठाया मुसलमानों ने। जब मुसलमानों ने देखा कि हम मराठों से सीधे सीधे टकराने में पीछे भाग जा रहे हैं, हट जा रहे हैं, और मराठों की छवि हिंदुओं के मध्य बड़ी अच्छी है, हिंदुओं के रक्षक के रूप में मराठों की छवि है, मतलब मराठा भी तो हिंदू ही थे ओरिजिनली, लेकिन मुसलमानों के विरुद्ध शिवाजी महाराज के समय से ही उनका जो अभियान था वो बहुत आक्रामक रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया, मराठों की सेना में ही घुसपैठ करना आरंभ किया। क्योंकि मराठों की सेना में कुछ एक भाग मुसलमान सैनिकों का भी रहा था, तो यहां पर मुसलमानों का वह दल जो पिंडारी कहलाता था, आप ध्यान देंगे तो जिस व्यक्ति को शिरडी में साईं बाबा के नाम से पूजा जा रहा है वो व्यक्ति भी पिंडारी मुसलमान लाइनेज से संबंधित था, ऐसा भी एक बड़े विशेषज्ञों का कहना है, एक बड़ा दल यह भी मानता है। तो ये जो पिंडारी थे ये मूलतः हरियाणा से ऊपर बढ़ेंगे और अफगानिस्तान की ओर बढ़ते जाएंगे। हरियाणा से अफगानिस्तान की ओर जिस दिशा में बढ़ेंगे वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो पिंडारियों का कार्यक्षेत्र रहता था। वहां से पिंडारी धीरे धीरे माइग्रेट करते हुए पहले मुगलों की सेना में घुसे, और मुगलों की सेना में घुसते घुसते फिर ये कहां आ गए, मराठों की सेना में। और पिंडारियों का काम क्या था, जहां पर मराठी सैनिक युद्ध करे वहां पर लूट मार करना मराठों के बैनर तले। तो वस्तुतः श्रृंगेरी के मठ पर जब आक्रमण किया गया तो श्रृंगेरी का मठ कोई राजा महाराजा का मठ तो है नहीं। श्रृंगेरी का मठ क्या है, वो एक ऐसा संस्थान है जो संस्थान धार्मिक कार्यों के लिए जाना जाता है, न कि सैन्य गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तो वहां पर कोई सुरक्षा की विशेष व्यवस्था थी नहीं, लेकिन धन संपदा इत्यादि जो श्रृंगेरी के संस्थान में है वो तो किसी भी राजा महाराजा को लज्जित करने के लिए पर्याप्त है। तो इन्होंने सोचा कि हम सैकड़ों हजारों लोगों को मार के या उनसे मार खा के जो संपदा लूट रहे हैं, बड़े बड़े दुर्गों पर आक्रमण करके, उससे अच्छा है कि हम श्रृंगेरी के ही शंकराचार्य के मठ पर हमला करते हैं, और इससे क्या होगा कि हमको बिना अधिक सैन्य क्षति के ही अच्छा खासा धन मिल जाएगा। तो मराठों की सेना में जो पिंडारी मुसलमान थे उन्होंने मराठों के बैनर तले आक्रमण कर दिया श्रृंगेरी मठ पर, और श्रृंगेरी मठ में बहुत लूटमार की, भगवती की मूर्ति इत्यादि भी क्षतिग्रस्त की, वो भी लूट मार करके वो सब ले गए। तब अब मराठों से तो उम्मीद की नहीं जा सकती है कि आप हमें बचाइए, क्योंकि सेना तो उनकी ही है, बैनर झंडा तो उनका ही है, नारा तो परशुराम भाव इत्यादि का ही लग रहा है। और ये मुसलमान हैं, इनके साथ कौन व्यक्ति लड़े, क्योंकि ये तो खुद हिंदुओं की बैनर तले लड़ने आए और हमारे पास श्रृंगेरी में अपनी सेना तो है नहीं कि हम लड़ें उनसे। तो मजबूरी में इन लोगों को मैसूर से टीपू सुल्तान से मदद मांगनी पड़ी, और टीपू सुल्तान की हालत उस समय बहुत खराब थी। एक तरफ से अंग्रेज मार रहे थे जो कि बढ़ोतरी की ओर थे, एक ओर से उसको मार रहा था जो मराठा सैन्य दल है वो मार रहा था। उसका स्वयं का जो जनाधार है उसके क्रूर गतिविधियों के कारण और हिंदू विरोधी निर्णयों के कारण समाप्त हो रहा था। तो न टीपू सुल्तान के पास अंग्रेजी समर्थन प्राप्त था,
न टीपू सुल्तान के पास मराठों का समर्थन प्राप्त था, न टीपू सुल्तान के पास उसकी खुद की हिंदू जनता का, जो जिस क्षेत्र में वो शासन कर रहा था वहां के हिंदू जनता का समर्थन प्राप्त था। तो मिला जुलाकर टीपू सुल्तान को चाहिए था एक मौका जिससे वो अपने क्रेडिटेबिलिटी को रिवाइव कर सके। तो टीपू सुल्तान ने एक साथ 3 निशाने साधे। अपने क्रूर शासन कार्य के दौरान अपने हिंदू विरोधी गतिविधियों के कारण जो हिंदू जनता उसके विरुद्ध थी, उसने श्रृंगेरी के शंकराचार्य को विश्व का सर्वोच्च धर्माधिकारी एक प्रकार से घोषित करते हुए, बहुत प्रशस्ति गान करते हुए उसने जो पत्र लिखा है, जगतगुरु इत्यादि संबोधन करते हुए, वहां पर उसने खूब हाथी घोड़ा धन दौलत सोना चांदी इत्यादि उनको दिया। इससे क्या हुआ, श्रृंगेरी मठ की जो लूटमार थी वो जो है क्षतिपूर्ति उनकी हो गई। प्लस जो पिंडारी मुसलमान थे उन्होंने देखा कि टीपू सुल्तान कोऑपरेट कर रहा है श्रृंगेरी मठ के साथ, और श्रृंगेरी मठ पर आक्रमण करने के कारण जो परशुराम भाव इत्यादि मराठा सेना नायक हैं, वो सब हमसे पहले ही नाराज हैं। क्योंकि जब मराठा सेना नायकों को, जो हिंदू सेना नायक थे, उनको जब पता चला कि श्रृंगेरी मठ में जाकर हमारे सेना के बैनर तले पिंडारी मुसलमानों ने लूटमार की है, तब उनको बुरा लगा। उन्होंने श्रृंगेरी के शंकराचार्य से क्षमा प्रार्थना करने के लिए अपनी क्षतिपूर्ति के साथ दूत इत्यादि भेजे, लेकिन तब तक श्रृंगेरी के शंकराचार्य संपर्क स्थापित कर चुके थे टीपू सुल्तान से। अब ब्रीफ एलायंस हो चुका था दोनों के मध्य। तो टीपू सुल्तान ने जो धन दिया श्रृंगेरी को, उससे वहां की जो संपदा की हानि हुई थी वो क्षतिपूर्ति हुई। प्लस टीपू सुल्तान के छवि में आंशिक सुधार इसीलिए हुआ क्योंकि श्रृंगेरी के शंकराचार्य का आशीर्वाद मिल गया, ऐसा हिंदू जनता को लगा। तो टीपू सुल्तान के प्रति उनके मन में जो क्षोभ था उसमें तात्कालिक रूप से कुछ कमी आई, मतलब विद्रोह नहीं किया जनता ने। और साथ साथ टीपू सुल्तान के सैन्य बल में भी हिंदुओं की निष्ठा बढ़ी, जिससे अंग्रेजों को थोड़ा समय और लगा टीपू सुल्तान को पूर्णतया उखाड़ फेंकने में। तो मराठों का, टीपू सुल्तान का और अंग्रेजों का जो आपस में संघर्ष था, इसमें एक बिंदु यह बन गया कि पिंडारी मुसलमानों ने अधीरता का परिचय देते हुए श्रृंगेरी के शंकराचार्य के मठ पर आक्रमण किया, जिससे मजबूर होकर हिंदुओं से तो मदद मांगने जा नहीं सकते क्योंकि वही लोग की सेना का बैनर लेकर ये लोग आए थे। तो मजबूरी में उनको टीपू सुल्तान से मदद मांगनी पड़ी, उसके लिए यज्ञ इत्यादि करना पड़ा। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना श्रृंगेरी के मठ में हुई, जहां पर हिंदुओं की सेना के बैनर तले मुसलमानों के आक्रमण के कारण उनको एक दूसरे टायरेंट से मदद मांगनी पड़ी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी जो हुआ उससे हम मना नहीं कर सकते, इंकार नहीं कर सकते हैं, जो कि ऐतिहासिक तथ्य है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन उन बातों को स्वीकार करना पड़ता है। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.